आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें आप लोग उनके काम से जानते होंगे। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये विशेष व्यक्ति और कोई नहीं, बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष मनीष सिंह जी हैं। आइए हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से इनसे आपको मिलवाते हैं। नमस्कार, मैं मोहम्मद असद और आप देख रहे हैं वार्तालाप टीवी। आपको आज हम मुलाकात करवाने वाले हैं आपकी एक ऐसी शख्सियत से जो अपने आप में एक नाम है, जो सिर्फ अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से जाने जाते हैं। तो इसी के साथ आपका स्वागत है वार्तालाप टीवी की खास पेशकश एक मुलाकात में। और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे दिल्ली बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट मनीष जी से। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वार्तालाप टीवी में। धन्यवाद आपका कुणाल जी। सर, सबसे पहले शुरुआत में इसी के साथ करना चाहूँगा, देश इस वक्त कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और जैसे कि आप देखेंगे आंकड़ा हम घटने की बजाय स्तर बढ़ता जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, कहाँ कमी रह गई है जिसकी वजह से आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है? देखिए, कमी कहीं नहीं रही है। आप पूरे विश्व के पटल पे अगर देखते हैं तो चूंकि भारत का जो जनसंख्या लगभग 135 करोड़ और इस 135 करोड़ में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने टाइम के सहित लॉकडाउन किया और जिस तरह से पूरे भारत को संभाला है, और जो आंकड़े की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे जगह जहां पे स्टार्टिंग में आंकड़े बढ़ रहे थे लेकिन वहां पे टेस्टिंग ज्यादा होने लगा, वहां पे इक्विपमेंट्स आने लगा, लोग मास्क, सैनिटाइजर और इसके साथ साथ कुछ मेडिसिन का भी उपयोग करने लगे, तो वहां पे आंकड़ा डाउन हुआ। दिल्ली की ही बात कर रहे हैं, दिल्ली में सबसे पहले बहुत ज्यादा दिन प्रतिदिन आंकड़ा बढ़ रहा था। डेली 1000, 2000, 3000 तक भी दिल्ली का आंकड़ा गया है। लेकिन जिस तरह से यशस्वी दिल्ली भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली को संभाला और लोगों में जागरूकता भी आया है, क्योंकि दिल्ली के अलावा जो बाकी शहरों में थे, शहर से अब ना आंकड़ा गांव की तरफ पहुंचा है। तो गांव में थोड़ा सा लोग सतर्क भी कम थे, क्योंकि मैं इस लॉकडाउन में एक बार मुझे बिहार जाने का मौका मिला तो हम लोग दिल्ली में बड़े मास्क लगा के और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहते थे। जैसे ही मैं बिहार पहुंचा था तो वहां पे कोई न मास्क लगा रखे थे न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे थे। उसका परिणाम हुआ कि बिहार, यूपी के गांव में आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन इसमें सरकार जिस तरह से सजग है और जिस तरह से पूरे विश्व ने भारत को सराहा है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को सराहा है कि किस तरह से इस कोरोना काल में भारत ने बहुत अच्छे से अपने आप को संभाला है, इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी। सर, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि बढ़ते टेस्ट की वजह से बढ़ रहे हैं। आपने बिहार का एग्जांपल लिया, बिहार में आप ही की सरकार है, तो इसके लिए प्रशासन को आपको नहीं लगता कुछ करना चाहिए? जैसे कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क और सैनिटाइजर की बात आपने कही, आपको नहीं लगता इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए? प्रशासन आपकी सरकार है, प्रशासन भी आपका ही है। सरकार तो वहां पे जितना हो सके कर ही रही है। पुलिस सख्ती से कार्रवाई भी किया था, बहुत जगह पे देखे थे कि पुलिस अगर नहीं होता था तो वहां सख्त एक्शन भी लिया जा रहा था। और जो बिहार की सरकार है, कोरोना में हमने देखा है कि जितने, चाहे वो हमारे नीतीश कुमार जी हों या भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हों, सब लोगों ने जिस तरह से जमीन पे उतरकर काम किया है, चाहे मास्क हो, सैनिटाइजर है, लोगों को सेवा किया है। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा कार्यकर्ता है, हमारा उद्देश्य है सेवा ही संगठन है, संगठन से ही में सेवा की भाव है। तो वहां पे लोगों में अब जागरूकता आई है। आप अगर लास्ट 10 दिन का आंकड़ा देखेंगे बिहार में, तो वहां पे आंकड़ा में थोड़ा सा गिरावट आई है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले सितंबर तक थोड़ा राइज करेगा। सितंबर के बाद बिहार में भी डाटा जो आंकड़ा होगा वो डाउन मारेगी और लगभग अक्टूबर नवंबर तक वहां से भी कोरोना समाप्त होगा। दिल्ली की अभी आपने बात की, आपने कहा गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको बहुत ही अच्छे से संभाला है। वहीं दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल, आप दोनों एक दूसरे का कमर थपथपा रहे हैं एक तरीके से। सत्येंद्र जैन जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इसको बहुत अच्छे से संभाला है। तो आपको क्या लगता है
दिल्ली सरकार ने इसको संभाला है दिल्ली में या केंद्र सरकार ने? देखिए, अगर सच पूछा जाए तो पूरे दिल्ली की जनता जानती है। ये वही केजरीवाल जी हैं, जब लॉकडाउन हुआ था, फर्स्ट लॉकडाउन, तो टीवी पे आके बोले थे, दिल्ली वासी आप लोग चिंता मत कीजिए, हमने 33,000 बेड की व्यवस्था कर रखा है, आप लोगों को किसी तरह की परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव होती है तो हमारी गाड़ी जाएगी और उनको उठाकर हॉस्पिटल में ले जाएंगे। मैं खुद गवाह हूँ कि बहुत सारे ऐसे हमारे पूर्वांचल के भाई बंधु को जिनको कोरोना हो जाता था, तो एसडीएम और डीएम और प्रशासन अधिकारी को फोन करते रह जाते थे, कोई उनको ले जाने भी नहीं जाता था। और जब से हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी आए ग्राउंड में, तो दिल्ली के लोगों में एक आशा जगा था। मनीष सिसोदिया बोले थे कि जुलाई में दिल्ली में 5 लाख हो जाएगा, 5 लाख तक कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे। तो जैसे इन लोगों ने बोला और उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि यूपी बिहार के लोग दिल्ली छोड़ के भाग रहे थे। दिल्ली में एक आतंक का माहौल बन गया था कोरोना से। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को कि वो जो सबसे कोरोना का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, वहां की एक वीडियो वायरल हुई थी कि एक कोरोना पेशेंट नीचे लेटे, मतलब उनका डेथ होने के बाद डेड बॉडी ऐसी ओपन था, और उस जैसे जगह पे हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जाके वहां से कोरोना को बागडोर संभाला। और जो केजरीवाल जी बोले थे कि 33,000 बेड उपस्थित है, जब दिल्ली में 6,000 7,000 कोरोना का केस आया था, तो केजरीवाल जी बोले थे कि आप लोग अब बाहर मत जाओ, घर में ही क्वारंटाइन हो जाओ। इनका पहले मोहल्ला क्लिनिक चला था, अब घर घर क्लिनिक इन लोगों ने बना दिया था। तो केजरीवाल जी की बातों पे तो विश्वास नहीं है, लेकिन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने छतरपुर में आईटीबीपी के सहयोग से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से 10,000 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया। हमारे दिल्ली कैंट विधानसभा में एयरपोर्ट के नजदीक 1,000 बेड का हॉस्पिटल बनवाया। तो दिल्ली की जनता जानती है। अगर मैं बोलूं तो लगेगा कि मैं अपने पार्टी की बड़ाई कर रहा हूं, लेकिन दिल्ली की जनता से अगर ये सवाल पूछेंगे तो दिल्ली की जनता को पता है कि केजरीवाल जी ने किया या देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। आपने पूर्वांचल के भाइयों की बात की। मनीष जी, पूर्वांचल के लोगों की आपने को भी पता होगा, जो इस वक्त के हालात हुए थे पैनेडेमिक से, इस महामारी से, बहुत से पूर्वांचल से लेकर के उत्तर प्रदेश के ये जो भी प्रवासी मजदूर थे वो यहाँ से चले गए, तो इससे नौकरियां बहुत ज्यादा खत्म हुई हैं इस महामारी से। तो आपकी सरकार पूर्वांचल के लोगों के लिए इस वक्त क्या कर रही है, उनके रोजगार के लिए क्या कर रही है? देखिए, ये जो कोरोना का महामारी हुआ है, इसका सबसे ज्यादा असर हमारे पूर्वांचल के भाई बंधु पे पड़ा है, क्योंकि पूर्वांचल के लोग कहीं रेडी पटरी लगा रहे थे, पूर्वांचल के लोग दिहाड़ी मजदूरी पे काम कर रहे थे, और लॉकडाउन होने के बाद वो मार्केट भी बंद हो गया, वो फैक्ट्री भी बंद हो गई। तो सबसे ज्यादा प्रभावित पूर्वांचल के लोग हुए। लेकिन मैं बिहार के सरकार और यूपी के सरकार को धन्यवाद करता हूँ कि यूपी सरकार में एक अलग से गठन किया है कि जो प्रवासी मजदूर हैं, इनके रोजगार को, पुनर्रोजगार को वहां कैसे किया जाए। बिहार में ही ऐसा हुआ है। अब लेकिन जो अभी क्या है कि अब सब जगह मार्केट भी खुल गई है, फैक्ट्रियां भी धीरे धीरे खुल रही है। तो यूपी बिहार के लोग जो बाहर थे, अब देखिए 2 स्टेट था, वहीं से ज्यादा लोग भागे हैं। एक तो दिल्ली से लोग गए हैं और दूसरे महाराष्ट्र से गए हैं। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी। इन पूर्वांचल के लोगों के लिए सिर्फ वोट लेना जानते हैं, बड़े बड़े लुभावने वादे करना जानते हैं, लेकिन पूर्वांचल के लोगों के बारे में सोचना नहीं जानते हैं। लेकिन यूपी की सरकार, हमारे योगी सरकार जी ने, और बिहार की सरकार नीतीश कुमार की सरकार ने वहां पे रोजगार गठन किया है, और वहां पे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, और वो लोग बहुत सकुशल और खुश भी। पूर्वांचल के आप अध्यक्ष हैं, पूर्वांचल मोर्चा के आप अध्यक्ष हैं मनीष जी। उसी के साथ एक बड़ा चेहरा मनोज तिवारी, पूर्वांचल से ही आते थे वो भी, और दिल्ली के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी को एमपी दिए। उसके बाद फिर दिल्ली चुनाव हारते हैं, बीजेपी हारती है, फिर उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये मतलब कितना सही था, या कितना, आपको क्या लगता है सही या गलत, और सही तो कितना सही? भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है। इस संगठन में एक समय सीमित होता है।
अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता हो उनका कार्यकाल 3 साल होता है, या राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनते हैं उनका कार्यकाल 3 साल होता है। तो हमारे जो दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी जी थे, उनके अध्यक्ष के काल में हमने निगम 280 में से 183 निगम चुनाव जीत के आए। उसके बाद सातों के सातों लोकसभा चुनाव जीते। जो विधानसभा का चुनाव हुआ इसमें हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन जो उनका कार्यकाल 3 साल का था, 3 साल के जगह पे वो लगभग 3.5 साल रहे। तो कोई भी अध्यक्ष 3 साल 3.5 साल में चेंज हो जाता है। मनोज तिवारी जी को हटाया नहीं गया। अभी नए प्रदेश अध्यक्ष हमारे श्रीमान आदेश गुप्ता जी बने, इनका भी कार्यकाल 3 साल का, 3 साल के बाद ये भी चेंज हो गए। उनके बाद जो आएंगे उनका भी चेंज होगा। तो हमारी पार्टी में एक परिपाटी है कि कोई भी अध्यक्ष 3 साल के लिए होता है। ये चुनाव से इसको जोड़ के नहीं दे सकते कि चुनाव में हमने सफलता नहीं प्राप्त किया तो मनोज तिवारी जी को हटाया गया। मनोज तिवारी को हटाया नहीं किया गया, मनोज तिवारी जी को चेंज किया गया, क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। तो उनके कार्यकाल के बाद अब दूसरा कोई प्रदेश अध्यक्ष बनना तय था। तो उनके कार्यकाल खत्म होने के बाद वो अपनी कार्यकाल 3 साल के जगह पे उन्होंने अपना कार्यकाल 3.5 साल का पूरा किया। मैंने इसीलिए ट्रांसफर शब्द का इस्तेमाल किया था। हाँ जी 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 मनीष जी, उसके निगम चुनाव की आपने बात की। अभी स्वच्छ सर्वेक्षण के नतीजे आए हैं और जहां से गौतम गंभीर ईस्ट दिल्ली से गौतम गंभीर जी सांसद हैं, वो नीचे से दूसरे पायदान यानी कि 47वें पायदान पर रही है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं गौतम गंभीर जी को एक तरह से मैं एक काम के लिए उनको बधाई देना चाहता हूं कि जो उनके क्षेत्र में गाजीपुर का बड़ा कूड़ा था, गाजीपुर का जो कूड़ा था, आप पहले जाते होंगे, अब जाके देखिए वहां पे कूड़ा हटाने का काम करा जा रहा है। एक कूड़ा ऐसा बनाया जा रहा है कि उसमें से जो कूड़ा से गैस भी बनाया जा रहा है, उस कूड़ा को हटा के यहाँ से कहीं पे बाहर रोड बन रहा है तो रोड में उपयोग किया जा रहा है। तो एक बड़ा कूड़ा वाला जो एरिया है वो क्लीन करने के लिए गौतम गंभीर के लिए धन्यवाद करता हूँ। और सफाई की बात किया जाता है तो इस एमसीडी में सफाई अच्छी हो रही है। और एक दूसरा कारण भी मैं जानता हूँ कि मैं उस इस एमसीडी में रहता हूँ, मेरा निवास भी मयूर विहार फेज 1 में है, तो मुझे पता है क्योंकि वहां के सफाई कर्मचारी मेरे जैसे मिलने आते हैं। बहुत दिनों से सफाई कर्मचारी को पेमेंट ही नहीं मिला है, बिना पेमेंट के वो लोग काम कर रहे हैं। जो दिल्ली का बजट है लगभग 53,000 करोड़ सालाना बजट है, उस 53,000 करोड़ में 11,000 करोड़ उनको केजरीवाल को एमसीडी को पैसा देना है। लेकिन लास्ट विगत 6 सालों से केजरीवाल जी ने 1 रुपया उस बजट में एमसीडी को नहीं दिया है। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि अगर एमसीडी के पैसा जाएगा, एमसीडी अच्छा काम करेगा तो एमसीडी का नाम होगा, बीजेपी का नाम होगा। मैं केजरीवाल जी को बताना चाहता हूँ कि अरे नाम किसी का हो, काम होना चाहिए, जनता का काम होना चाहिए। आपको एमसीडी में बीजेपी को जिताया तो जनता का काम होना चाहिए, विधानसभा में आपको जिताया तो आपका काम होना चाहिए। क्या विधायक आप इस पूरे लॉकडाउन में इनके एक भी विधायक ग्राउंड पे नहीं दिखे हैं, न इनके मंत्री ग्राउंड पे दिखे हैं। केजरीवाल जी दिखते थे वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया पे और टीवी पे दिखते थे। जब अब आप बताइए, आप जिस न्यूज चैनल में काम कर रहे हैं, आपको 1 साल के लिए पेमेंट ही नहीं दिया जाए तो आप कहां से काम करेंगे? लेकिन मैं इस एमसीडी के जितने सफाई कर्मचारी हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूं कि नहीं पेमेंट मिलने के बावजूद भी अपने दिन रात एक करके जितना हो सके अच्छा सफाई का काम कर रहे हैं। बिल्कुल मनीष जी, सैल्यूट से याद आया, आप खुद एयरफोर्स से हैं, तो और इस वक्त चाइना का जो हालात चल रहे हैं चाइना के साथ हमारे, उससे आप हमसे बेहतर वाकिफ होंगे। क्या लगता है इस वक्त कैसी स्थिति होती है, कैसा लगता है वहां पर जब इस तरीके के हालात होते हैं? आप लद्दाख में रहे हैं, तो जब इंडो चाइना का इस वक्त जैसा माहौल है, इस वक्त ऐसा माहौल आपके दौर में रहा है कभी? और उस वक्त के हालात क्या होते हैं? एक सैनिक इन चीजों को किस तरह से देखता है? देखिए, मैं 2003 से लेकर 2016 तक भारतीय वायुसेना में रहा और 5 अगस्त 2009 से 5 अगस्त 2011 तक 2 साल में लेह लद्दाख में रहा। उस लेह लद्दाख में लगभग 124 दिन में ग्लेशियर में रहा, जहां का टेम्परेचर -50 डिग्री होता है। तो उस समय, उस 2011 की बात कर रहा हूं, हमारे सेना का मनोबल इतना बड़ा होता है। और जब से हमारे देश की कमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आया है, उस समय से सेना का माहौल और सेना का मनोबल इतना बढ़ चुका है
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 2009 में मैं टेम्पोररी ड्यूटी लगी थी जेएनके में, उधमपुर में गया था, तो उधमपुर से मुझे पुंछ के सेक्टर में जाने का मौका मिला। तो उस समय का हालात ये होता था कि अगर उधर से गोली चलती थी तो हम लोगों को गोली चलाने का आदेश नहीं होता था, हम लोग सफेद झंडा दिया जाता था कि हम सफेद आपके साथ सुलह करना चाहते हैं, गोली चलाने नहीं है। वहां गोली चलाने के लिए 10 जनपद से ऑर्डर लेना पड़ता था। और आज बताता हूं कि जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, अब ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। अगर सामने से एक गोली चलता है तो इधर से हजारों गोली का से जवाब दिया जाता है। आज सेना का मनोबल बहुत अच्छा है। और मैं बात करता हूँ लेह लद्दाख का। लेह लद्दाख का सिचुएशन ऐसा रहता है कि वहां का टेम्परेचर इस तरह रहता है कि वहां पे अपने आप को सरवाइव करना भी बड़ी बात है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने राफेल को लाया है, और राहुल गांधी जी जो पैसे ले रखे थे चाइना से कि किसी तरह राफेल डील ना हो, और राफेल डील होने के बाद हमारे चाइना के जो बॉर्डर पे जितने आईटीबीपी हो, हमारा भारतीय वायुसेना है, हमारे मिसाइल के लोग हैं, सीधा राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं पैसे लेने का। हमें इन्फेंट्री के लोग हैं। बहुत मनोबल बहुत अच्छा। आरोप क्या, पूरी जनता जानती है कि कैसे किस तरह से जो राजीव गांधी फाउंडेशन था उसमें वहां की सरकार इनके फाउंडेशन में पैसा देते थे। अब कोई हाथ में सरकार थोड़ी पैसा देता है देश देश में, यही तो एक जरिया होता है कि कोई एनजीओ बना लेता है, कोई नाम पे फाउंडेशन कर लेते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन पे चाइना से पैसा आते थे, क्यों आते थे, क्या करते थे, क्या डील होता था इनकी। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने चाइना को सबक सिखाया है, देश के जो फौजी हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए खुद फ्रंट पे गए, खुद लेह लद्दाख जाके लोगों का फौजी लोगों का मनोबल बढ़ाए। मैं नरेंद्र मोदी जी को सैल्यूट करता हूं। और भारत की सेना में इतनी मजबूती है कि चीनी हो, चाइनीज हो, चाओ माओ, कोई हमारे सामने टिक नहीं सकता है। बिल्कुल, ये बात एक सैनिक से अच्छी कोई और नहीं बता सकता था। मनीष जी, हम 3 राज्यों के जिसमें आपने बात करी थी अभी, योगी आदित्यनाथ की सरकार हो गई और बिहार की सरकार हो गई। इन दोनों के विपक्ष की अगर हम बात करें तो समाजवादी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, ये दोनों और कांग्रेस के साथ मिलाकर एक आरोप लगाते हैं मीडिया पर कि मीडिया सत्ता के इशारों पर काम कर रही है। उसी को एक अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि तबलीगी जमात को कोरोना को लेकर बलि का बकरा बनाया गया, और कोरोना संक्रमण को लेकर उस पे जो एफआईआर हुई थी तबलीगी जमात पे, उसको रद्द करने के लिए कहा गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप जिस समय तबलीगी जमात की बात चल रही थी उस समय कोरोना प्रारंभिक चरण था भारत में, और कहां कहां के लोग, बांग्लादेश के लोग, चाइना के लोग, इराक के लोग, बहुत सारे ऐसे बिना पासपोर्ट के भी भारत में रह रहे थे। तो जब तक तबलीगी जमात का केस का पता चला तो हम तो ये जानते भी नहीं थे कि हमारे देश में बिना पासपोर्ट के भी लोग रह सकते हैं। तो ये कर्म था। दूसरा, जिस तरह से उन लोगों का बिहेवियर था, अब मीडिया वाला कोई जा रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो बस से थूकते थे कि इनको भी कोरोना हो जाए। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा आज तक पे, श्वेता जी जो आज तक के हमारे एंकर हैं, जब वो क्वेश्चन पूछने जाते थे तो उनपे थूका जाता था। तो उनका बिहेवियर और जैसा था, अगर मैं सही हूं, कि मैं अगर सही हूं तो मैं पुलिस के सामने आऊंगा, मैं छुपूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं। क्यों छुप रहे थे, क्यों भाग रहे थे? तो जो जैसा करता है उसके साथ वैसा होता है। दिल्ली की पुलिस, दिल्ली के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनके साथ व्यवहार ऐसा किया गया। तो एफआईआर तो देखिए, सरकार तो, पुलिस किसी सरकार की नहीं होती है, मीडिया किसी सरकार की नहीं होती है। अगर वो लोग बोल रहे हैं कि मीडिया सरकार के अनुसार चलती है, तो उनके जब वो सरकार में थे तब वो करते थे। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी ऐसा नहीं है। आज सबको स्वतंत्रता की आजादी है, सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, सब कोई बात रख सकता है। अब जो पहले की सरकार थी कि हजारों करोड़ का घोटाला होते थे तो मीडिया लाती थी, आज कोई घोटाला होता नहीं तो मीडिया कहां से लाएगी? आज स्वच्छ छवि की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। हम सबको बराबर से चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ लेके हम लोग चलने वाले हैं। तो हमारी मीडिया भी स्वतंत्र है। और तबलीगी जमात पे अगर कोई एफआईआर किया है तो पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम करती रहती है।
मनीष जी, दाऊद के मामला अभी अभी सामने आया और पाकिस्तान ने सामने से कबूला है पहली बार कि दाऊद कराची में है। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आप इसको मोदी जी की सफलता मानते हैं और 2014 का अपना वादा पूरा करेगी मोदी सरकार के दाऊद को भारत लाया जाएगा? देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का भव्य भव्य पूजन किया, तो अब विपक्ष के लोग बीजेपी का एजेंडा देख रहे हैं कि 2019 में 2014 में क्या क्या बोला गया था। राम मंदिर बोला गया, राम मंदिर हो गया, धारा 370 था वो भी हो गया, 3 तलाक का था वो भी हो गया। तो जो बीजेपी जो अपने एजेंडा में बताती है, बीजेपी जो करती है, बीजेपी वो करती है। अब अगर नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि दाऊद इब्राहिम को भारत लाएंगे, अब ये देखिए पाकिस्तान अब एक्सेप्ट कर रहा है। पाकिस्तान अपना पासपोर्ट उसका दाऊद इब्राहिम का वीजा का पासपोर्ट का नंबर बता रहा है, और जबकि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में ही इंटरनेशनल में बता दिया था कि ये वीजा से ये घर है, पाकिस्तान में कहां कहां रहते हैं, सारा डिटेल दिया। अब दाऊद ही नहीं, जो भी भारत के गद्दार हैं, दाऊद की तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत की गद्दारी करते हैं, भारत के साथ गद्दारी करते हैं, सबका इलाज अब होना बाकी है। और दाऊद भी नहीं, सारे ऐसे लोग भारत आएंगे और उनके साथ कड़ी से कड़ी उन पे कड़ी कार्रवाई किया जाएगी और सब सलाखों के अंदर होंगे। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और ये थे दिल्ली बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट मनीष जी हमारे साथ, जिन्होंने इस खास मुलाकात को और ज्यादा खास बना दिया क्योंकि हर एक सवाल का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आपसे मुलाकात होगी अगली मुलाकात में इस ऐसी एक खास शख्सियत के साथ। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज।